गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। प्रजापति, सूरज, निर्मल, शुभम, मनोज, नीतू, अंकिता, क्या हाल चाल है मैं सब बच्चों के? 2 दिन के बाद मिल रहे हैं आज तुम। 2 दिन आपके बढ़िया गए होंगे। और सर्दी तो आपको पता ही है, जबरदस्त हो रही है एकदम, है ना। मोबिन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राहुल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। विजय, गफ्फार, रामपाल, जय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मत करें राधे 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 भाई। ठीक है सब ओके, बढ़िया है। प्रजापति जी कह रहे हैं ठीक है। जय भीम सर, जय भीम भाई, जय भीम। राम राम राहुल जी। चलो अब आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं हम, लेके प्रभु का नाम। ठीक है, चलो यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन पहले कर दो फटाफट, ताकि हमें एक आइडिया ऐसा हो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप कुछ पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, ये करना। करो भाई, प्रिंस, गजाला, सब करो क्वेश्चन। कह रहा है कि वन फील्स हैवियर इन ए लिफ्ट वैन द लिफ्ट। लिफ्ट में कोई व्यक्ति भारीपन महसूस करता है जब लिफ्ट, एक कह रहा है कि इज गोइंग डाउन स्टेडली, जस्ट बिगिन टू गो अप, इज मूविंग अप स्टेडली, डिसेंड फ्रीली। ठीक है, देखो आप सभी को पता है, फर्स्ट लाइव क्लास है, सुजाता कह रही है, पीछे क्लास आपने सारी देख ली है, ये मैं मान के चल रहा हूं। देखो बेटा, कोई व्यक्ति जो है उसे लिफ्ट में अपना वेट कब महसूस होता है? अगर लिफ्ट एक्सिलरेट करते हुए ऊपर की तरफ जाए, त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाए, तभी आपको वेट महसूस होगा। अगर बेटा लिफ्ट जो है स्टेडी, यानी कि एक ही स्पीड से ऊपर जाए या नीचे जाए, तो मैंने कहा था वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बेटा लिफ्ट का बेटा तार टूट जाए, फ्रीली गिरे, तो वेट तो 0 लगता है, ये भी गलत हो गया। बेटा लिफ्ट जस्ट ऊपर चलना शुरू करेगी, अभी मान लो कि लिफ्ट की वेलोसिटी 0 है, जस्ट लिफ्ट जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो 0 से अपनी वेलोसिटी को कुछ बढ़ाएगी, तो यानी कि वो एक्सिलरेट करेगी। तो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सिलरेट करती है, तभी उसके अंदर आपको अपना वेट ज्यादा लग सकता है। बेटा लिफ्ट जो है अगर वो एक ही स्पीड से समान चाल से ऊपर जाए या समान चाल से नीचे जाए, तो सतीश मैंने बताया था भाई, तेरा पढ़ने में ध्यान कम से कम है। हर क्लास में ये सतीश और सूरज, इन दोनों का 10-10 मिनट मुर्गा बनना बहुत जरूरी है। इनका दिमाग जो है तेज काम करेगा तभी। ये क्लास में स्पेशली बताया था कि लिफ्ट की शक्ल देखते ही भावुक नहीं होना है। लिफ्ट अगर एक ही स्पीड से, एक ही चाल से ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों केस में आपको अपने वेट में, भार में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। लिफ्ट में हमें अपना वेट तब ज्यादा लगता है अगर लिफ्ट एक्सीलरेट करते ऊपर जाए। एक्सीलरेट करने का मतलब यह है कि वो बढ़ती स्पीड से ऊपर जाए, है ना। तो एक्सीलरेट करते अगर वो ऊपर जा रही है, त्वरित गति से ऊपर जा रही है, तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन के 3 मतलब हैं, स्पीड बढ़ना, घटना, डायरेक्शन चेंज होना। तो बेटा अब लिफ्ट जस्ट चलना शुरू करेगी ऊपर की तरफ, तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा। तो एक्सीलरेट जब करेगी ऊपर की तरफ, तभी वेट क्या लगेगा? ज्यादा। एक एक करना। क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि द वेट ऑफ ए बॉय इज 300 न्यूटन आफ्टर क्लाइंबिंग ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ ए हाउस हुज हाइट इज 7 मीटर, ही कम्स बैक डाउन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय हिम। देखो बेटा, एक व्यक्ति, एक लड़का जो है, उसका शरीर 300 न्यूटन का है, वो 7 मीटर ऊपर गया सेकंड फ्लोर पर, और फिर 7 मीटर नीचे आ गया, तो कितना वर्क डन किया उसने? ठीक है, तो वर्क डन आपको मैंने बताया था क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। जब ये लड़का 7 मीटर ऊपर अपना शरीर लेके जाएगा और 7 मीटर नीचे वापस आ जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जहां से चला गया वहीं के वहीं आ गया, तो विस्थापन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक, तो अगर कभी, भाई एक चीज बताओ, अगर ये लड़का केवल ऊपर तक ही जाता, ऊपर तक ही, तो ये अपने शरीर को ऊपर लेके जाता। मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाए तो किया गया कार्य होता है mgh के बराबर, है ना, mgh होता है। लेकिन यहाँ पे लड़का ऊपर गया और वापस फिर नीचे भी आ गया, तो जहां से चला वहीं कहीं वापस आ गया, तो इसका विस्थापन, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। और किसी केस में अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वर्क भी क्या होता है? 0। अंकुश भाई, जो हम क्लास में कराते हैं ना, तो मैं हर क्लास में जो आपको पीएनजी मिलती है, उसमें जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उस टॉपिक से जुड़े हुए आपको मिल जाते हैं। यही क्वेश्चन है हमारे पास, और ये हर
क्लास की अगर आप पीएनजी देखोगे सब में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, अगला करो, ये करना 22। क्वेश्चन का नंबर भी लिखो साथ में। सतीश का ठीक था इस बार, ये प्रजापति का भी सही है। पुष्पांजलि खाली क्वेश्चन का खाली ABCD नहीं लिखना, क्वेश्चन का नंबर भी लिखना है। कह रहा है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण क्या होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर बेटा दो मास के बीच की दूरी है वो डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उनके बीच में क्या होगा। बेटा फोर्स जो होता है वो 1/r² क्या होता है, इनवर्सली 1/r² होता है ना, तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी कर दी डबल, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि फोर्स उनके बीच का हो जाएगा 1/4 इज रिड्यूस टू क्वार्टर, 1/4 हो जाएगा। तो दूरी बढ़ने से फोर्स की वैल्यू कम होती है ना। तो इसका आंसर भी डी है। अंकिता बता रही है सी। इनका तो बिल्कुल ही गलत है, इनका लॉजिक भी गलत है। अगर इन्हें सही आंसर नहीं पता तो भी इन्हें पता होना चाहिए कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ जाने पर, डिस्टेंस अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी आप बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ने पर तो फोर्स कम होता है। और इस सी ऑप्शन में तो कह रहा है कि 4 गुना हो गया, तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। ए में कह रहा है 2 गुना हो गया, तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स जो है दूरी पे कैसे निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बेटा क्या होता है, F और r² जो है ऊपर नीचे है। अगर आप दूरी आप दुगनी करेंगे तो r तो नीचे लिखा है, तो r के ऊपर स्क्वायर, तो दुगने का भी स्क्वायर नीचे तो करेंगे तो 1/4 आएगा। क्लास में करवा रखा मैंने ये। राहुल, सतीश, पुष्पांजलि, दीप, सूरज सबका ठीक है। ये क्या करना, नहीं इजाद, अगर आप केवल सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस बैच से की जगह आप सीजल SSC वाले GS वाले से ही कर लो तुम। अगर तुम्हारे पास GS का बैच भी है ना, इसमें हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हम, है ना। ये SSC वाले बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाएगा, जितनी उन्हें आवश्यकता है उससे ज्यादा। ये कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन एंगल फॉर विच रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि हम बॉल किस एंगल पर फेंकें कि हमें रेंज और हाइट बराबर मिले। तो अगर आपको रेंज और हाइट दोनों बराबर प्राप्त करनी है तो आपको बताया गया था क्लास में, प्रूफ किया था मैंने कि बॉल आपको फेंकनी पड़ेगी tan इनवर्स 4 एंगल पर, जिसे हम 76 डिग्री का एंगल भी कहते हैं। तो tan इनवर्स 4, तो रेंज और हाइट बराबर है तो tan इनवर्स 4 पर निशान लगाना है। 1/4 पे मत लगा देना जल्दीबाजी में, और ए पे तो बिल्कुल मत लगा देना। तो जैसे विजय ने लगा दिया ए पर। हाँ, BPSC टीचर वाले सारे करो ये, उन्हें एक लाइन पढ़नी है BPSC टीचर वालों को। तो अगर रेंज और हाइट बराबर है तो बॉल आपको फेंकनी पड़ेगी tan इनवर्स 4 एंगल पर। ये मोबिन, सतीश, इन्होंने पूरी क्लास नहीं ले रखी है, केवल तुक्केबाजी कर रहे हैं। क्लास में जितने बच्चे 45 बता रहे हैं सब तुक्केबाज है ये। भाई रेंज अगर हाइट से 4 गुना प्राप्त करनी है, तब हमने क्लास में प्रूफ किया था बाई फॉर्मूला कि अगर रेंज हाइट से 4 गुना प्राप्त करनी है तो बॉल फेंकनी पड़ेगी 45 डिग्री के एंगल पे। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जितनी आपको हाइट मिली उतनी आपको रेंज भी मिले। मान लो हमारी मैक्सिमम हाइट जो है वो 20 मीटर की मिली और हमें रेंज भी 20 मीटर चाहिए, तो बॉल हमें किस एंगल पर फेंकनी पड़ेगी, tan इनवर्स 4 एंगल पर। ये प्रूफ कर रखा है तो दोबारा से नहीं करेंगे इसे हम। यानी ये बच्चों ने सारी क्लास नहीं ली है, ये कभी क्लास में आते हैं और कभी नहीं आते, इसका मतलब ये है। एक एक करो। राम से चल राम। एक बच्चा कह रहा है सर पॉजिटिव वर्क तो इमेजिन किया जा रहा है, नेगेटिव वर्क को कैसे इमेजिन करें, ये बता रहे हैं। एक क्वेश्चन करो उसके बाद ले लेते हैं केस। A 5 kg object is raised through a height of 4 meter. The work done by the force of gravity acting on the object. ये कह रहा है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु, बेटा अगर केजी में दे रखा है ना, ये मास होता है m, इसने भार भले लिख दिया, ये द्रव्यमान है। जब भी यूनिट केजी में होगी तो केजी में मास द्रव्यमान को नापते हैं हम। जो वेट है भार वो न्यूटन में होता है। तो कई बार वो हिंदी में बदतमीजी कर देते हैं इस टाइप की। तो एक 5 kg ऑब्जेक्ट इज रेज थ्रू ए हाइट ऑफ 4 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई वस्तु जमीन पर रखी है और उस वस्तु को आप ऊपर की तरफ लेके जाओ, जब किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता है प्लस mgh। लेकिन जब ग्रेविटी के द्वारा क्या कार्य होता है, कोई वस्तु ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ग्रेविटी काम करती है -mgh। तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि एक तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में,
ए और बी तो हमारा आंसर नहीं है सर, रामपाल ने भी गलत कर दिया ये, और प्रजापति ने भी गलत कर दिया, प्रिंस ने भी। भाई आपको बताया था ना मैंने कि देखो नेगेटिव वर्क क्यों था ये। अब एक बात समझो, एक वस्तु यहां पर रखी है और ये वस्तु का जो मास है m है, इसे आप h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बेटा वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस वस्तु के वेट के बराबर, और अगर आप उसे h हाइट ऊपर लेके गए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h। अब यहां देखो बेटा एंगल कितना बनेगा, अगर आप किसी वस्तु को जब आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो वस्तु थी यहां पर, वस्तु ऊपर जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहां है, ऊपर की तरफ। लेकिन उसने पूछा कि वर्क ग्रेविटी ने कितना किया। भाई ग्रेविटी का मतलब होता है वो फोर्स जो धरती लगाए, तो धरती तो किसी वस्तु को हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। अब धरती जो है वो जो फोर्स लगा रही है वो तो नीचे की तरफ लगा रही है, और वस्तु को आप लेके जा रहे हैं h हाइट ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, ग्रेविटी ने फोर्स लगाया नीचे की तरफ। तो यह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बन गया ठीक 180 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो वर्क कितना हो गया -mgh। तो जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो कोई व्यक्ति जो कार्य करेगा वो प्लस mgh है, क्योंकि व्यक्ति फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, वस्तु भी ऊपर जा रही है, तो थीटा की वैल्यू 0 बनती है, तो वर्क आता है mgh। लेकिन जब किसी वस्तु को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी कितना काम करेगी, तो वस्तु जा रही है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है लेकिन ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे, तो वहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बन जाता है 180। तो ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु को उठाने में होता है -mgh, तो ग्रेविटी जो काम करेगी वो -mgh के बराबर करेगी। तो m की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू कह रहा है कि 10 ले लो, दे रखा उसने क्वेश्चन में, और हाइट कितनी है 4, तो -200 जूल आएगा। तो जिनका आंसर आया इसका ऑप्शन डी उनका सही है, ए वालों का सबका गलत है ये। और ये बात मैंने आपको क्लास में बता भी रखी है, लिखवा भी रखा है कि किसी वस्तु को अगर आप h हाइट ऊपर लेके गए, देखो अगर आप h हाइट ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हो जाएगा h के बराबर, भाई यहां से यहां तक लेके गए। तो जब किसी वस्तु को आप ऊपर लेके जा रहे हो तो ये देखो कि व्यक्ति के द्वारा, लड़के के द्वारा, कुली के द्वारा किया गया कार्य प्लस mgh। किसी वस्तु को ऊपर लेके जाने में जो ग्रेविटी कार्य कर रही है वो नेगेटिव वर्क का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नहीं हो रहा है। नेगेटिव वर्क का ये मतलब है। भाई मुझे एक चीज बताओ, मेरे से घर वालों ने कहा कि भाई ये जो पत्थर है इस कमरे में बिल्कुल बीचों बीच रखा है, आप एक काम करो इस वाली दीवार के पास रख दो, इस वाली दीवार के पास, यहां पर हम कुछ नया सामान रखेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैंने फोर्स लगाया, जिधर को मैंने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उधर को हो जाए, पत्थर इधर पहुंच जाए, तो घर वाले कहेंगे बहुत बढ़िया, वेल डन, पॉजिटिव काम, पूरी इज्जत हुई मेरी। बल मैंने जिधर लगाया विस्थापन उधर ही हुआ, घर वालों के पास स्पेस बन गया, काम कर लिया। लेकिन मैंने पचला फोर्स तो मैंने इधर को लगाया और वो पत्थर रिड़क के इधर आ जाए, मान लो 1%, वो पत्थर इस तरफ आ गया, घर वाले आएंगे कहेंगे तूने तो हमारा काम बढ़ा दिया, ये पहले बीच में था, कहा था तुझे वहां रखने के लिए, तूने तो और यहां रख दिया, तेरे से एक काम को सारे काम तो उल्टे ही करने हैं, तुम्हें तो भाई काम बताना ही बेकार है, इससे बढ़िया खुद ही कर लो। घर वाले डायलॉग मारेंगे नहीं मारेंगे ऐसे, क्योंकि उन्हें पता लगे इसने काम और खराब कर दिया, नेगेटिव काम कर रहा है ये। तो नेगेटिव वर्क कब होता है, जिधर को आप फोर्स लगाएं अगर उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो। जैसे इसका एक और बढ़िया एग्जांपल से अगर आप समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूंगी भाई ये सड़क है, ये ठीक रोड है, इसके ऊपर एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने एफ फोर्स लगाया, ठीक। तो इसके ऊपर बेटा फोर्स लगाया, मान लो इसका सेंटर ये ऑब्जेक्ट का, और ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पहुंच गया, एफ फोर्स लगाने से पहुंच गए यहां। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका एस। अब सबसे बड़े ध्यान समझना बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब मुझे से बताओ, जमीन पर रखे हुए इस पत्थर पे आपने एफ फोर्स लगाया, बल लगाने से पत्थर आगे की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये पत्थर इस जमीन पर चल रहा होगा, रड़क ऐसे घिस रहा होगा इसके ऊपर, है ना, आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, तो इस पत्थर और इस जमीन के बीच में जब ये आपस में रगड़ रहे होंगे, इस रगड़ की वजह से इनके बीच में घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा। तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं, किसी वस्तु पर आप बल लगाएं,
तो जैसे आप वस्तु बल लगा रहे हैं तो वस्तु जिस तरफ को फिसल रही है उस वस्तु की टेंडेंसी जिधर को भागने की है, तो आप बल जिधर को लगाएंगे वस्तु की टेंडेंसी उधर को ही भागने की होगी। तो फ्रिक्शनल जो फोर्स जो है, घर्षण बल जो है, हमेशा जिस दिशा में वस्तु फिसलना चाह रही है उसके विपरीत दिशा में काम करता है। तो अगर वस्तु जाना चाह रही है आगे की तरफ को तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। घर्षण बल क्या करता है, ये सापेक्ष गति का, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करने का मतलब यह है कि वस्तु अगर आगे की तरफ भागना चाहेगी तो घर्षण पीछे लगेगा, वस्तु पीछे जाना चाहेगी तो घर्षण आगे लगेगा। तो ये रिलेटिव मोशन सापेक्ष गति का विरोध करता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जो कैपिटल एफ मैंने फोर्स लगाया इसके द्वारा किया गया कार्य कितना, तो ये फोर्स मैंने कहां लगाया, आगे की तरफ, इधर फोर्स लगाया और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी उधर की तरफ हुआ, तो इसके द्वारा कार्य किया गया कितना हो गया, एफ एस। क्योंकि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में है तो इनके बीच का एंगल 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर मैं पूछूं कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना कार्य किया, ये घर्षण बल ने कितना कार्य किया, भाई घर्षण बल लग तो रहा है पीछे की तरफ को, गति का विरोध कर रहा है और वस्तु जा रही है आगे की तरफ को, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ने जो कार्य किया वो किया माइनस एफ इंटू एस। तो घर्षण बल जो यहाँ पे कार्य कर रहा है वो नेगेटिव है और जो कैपिटल एफ काम कर रहा है वो पॉजिटिव है। क्योंकि जब कोई वस्तु का आगे की तरफ सरका रहे हो तो घर्षण तो पीछे की तरफ काम कर रहा है, तो जिधर वस्तु का विस्थापन है, वस्तु विस्थापित हो रही है, उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो ये नेगेटिव कार्य इसलिए हुआ। लेकिन जो कैपिटल एफ है ये जिधर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ को है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है। लेकिन घर्षण के द्वारा किया गया कार्य यहां पर क्या है, नेगेटिव है। समझ गए बात को। तो नेगेटिव कार्य तब हो रहा है जब वस्तु जो है उसका जो विस्थापन है और जो बल जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस बल ने कितना वर्क किया, अगर वो वर्क उसके विपरीत दिशा में हो तो नेगेटिव कार्य, और सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव कार्य। ठीक, तो आप ऐसे देखो, जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी काम कर रही है नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी के द्वारा क्या क्या कार्य है, ग्रेविटी एक फोर्स होता है, धरती लगा रही है, तो ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इसलिए नेगेटिव वर्क। जो बच्चा पूछ रहा था भाई ये तो कुछ आया नहीं आया समझ में, अरे आया ना। चलो अब हम एक काम करेंगे क्लास के अंदर। अब हमने वर्क की कुछ बातें पढ़ी क्लास में, एक बार मैं मोटा मोटा रिवाइज करके फिर पावर पे आऊंगा। तो वर्क का सबसे बेसिक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया, एफ एस कोस थीटा। इसी चीज को हमने ऐसे लिखा था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो वर्क क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी आया था यहां से। वर्क की जो यूनिट आई थी जूल या न्यूटन मीटर, क्योंकि एक जूल जो है वो न्यूटन मीटर के ही बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा mgh किसी आदमी के द्वारा, और ग्रेविटी कार्य करेगी माइनस mgh। उसके अलावा हमने आपको इसमें एक चीज बताई कि वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी कि अगर किसी वस्तु की स्पीड 20 से 12 करनी हो या 12 से 20 करनी हो तो उस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम वर्क का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। फिर एक बात मैंने आपको बताई थी कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने यहां से 2-3 क्वेश्चन और पढ़े, 1-2 क्वेश्चन और पढ़ा था कि अगर हमारी गाड़ी की स्पीड दुगनी हो जाए और हमें उतनी ही दूरी में गाड़ी को रोकना हो तो फोर्स पहले से जो है वो हमें 4 गुना लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्क के बारे में इतनी बातें क्लास में डिस्कस की हमने। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टेबल है उस पर कोई जंजीर लटक रही है तो प्रीवियस ईयर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसे उठाने में कितना काम करेंगे, तो रस्सी को खींचने में कितना वर्क किया जाएगा। तो वर्क किसी वस्तु को ऊपर लेके जाने में क्या कार्य होता है, mgh। तो जितनी रस्सी लटक रही है उतनी रस्सी का ही मास चेक कर लेंगे। हमने क्वेश्चन किया था, जी की वैल्यू जो दे रखी होगी पेपर में वो यूज कर लेंगे, और हाइट क्या करेंगे, सेंटर की जब हाइट देखेंगे कि सेंटर को कितना हाइट ऊपर उठाना है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको याद होगा, है ना। तो ये सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की हैं। तो जिस बच्चे ने सारी क्लास ली है उसे पता होगा, अब वही क्लास नहीं लिया तो अब क्या ही कर सकते हैं ना उसमें। फिर ये बच्चा कह रहा केमिस्ट्री 20 क्लास में कंप्लीट। भाई एक चीज बताओ, जिसका जितना टॉपिक होंगे वेटेज होगी वो उतने में तो होगा, नंबर ऑफ क्लास से फर्क नहीं पड़ता, है ना। यही क्लास जो है अगर मैं आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराऊं, जो मैंने अभी टाइम खराब किया है पिछले 21 मिनट में, तो हमारा एक टॉपिक हो जाता। लेकिन जब मैं बीच में आपको क्वेश्चन कराता हूं इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है,
तो इसलिए मेरी क्लासेस के थोड़ा सा लेक्चर बढ़ जाते हैं। दूसरा, मेरी आदत है बीच में कोई क्वेश्चन दे के पूछने की, तो थोड़ा सा और डिले हो जाता है। यही क्लास जो मैंने आपको इतने में कराता हूँ साइंस स्पेशल में 75 के आसपास, यही क्लास तो 40-42 में भी खत्म हो सकती है ना। तो नंबर ऑफ क्लासेज में मत देखा करो, है ना। कोई बार फिर वो केमिस्ट्री में टॉपिक कम है तो जल्दी हो जाएंगे, तो इस तरह के नंबर ऑफ क्लास गिनना ये बड़ा नेगेटिव चीज है। आप सारी क्लास कर लो, सारे टॉपिक उसमें हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं, आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास आपको 150 करा दूं, क्वेश्चन आपको मिले ना पेपर में, तो 150 का क्या फायदा फिर। तो नंबर ऑफ क्लास मत गिना करो भाई, ये गलत है चीज। चलो यहाँ पे लिखेंगे मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति। देखो अब बेटा मैकेनिकल पावर का देखो मतलब समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे घर में चिनाई का मान लो काम चल रहा है, ठीक है। मुझे कह रहे सर आपका एकेडमिक बैच भी गया, मैं 9th और 10th में पढ़ाता हूँ अपनी कक्षा एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने 9th और 10th का बैच कंप्लीट हो गया मेरा, तो बाकी 9th 10th के बाकी सब्जेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे। चलो अभी मैं कुछ तैयार कर रहा हूँ और चीज़ें एकेडमिक के आगे से, मैं शायद कभी भविष्य में पीजीटी वगैरह का भी पढ़ाऊँ। अभी उसके लिए मैं कोई ये नहीं कह रहा कि 100% ही, पर संभावना है उसकी। अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ जितना मुझे समय मिल पा रहा है। अभी तो फिलहाल यही चल रहा है जो पढ़ा रहे हैं। यहाँ से सुनो। अच्छा मैं कहूँ कि हमारे घर में एक चिनाई का काम चल रहा है और हमने 2 लोग लगाए, 2 काम करने वाले भाई लगाए, श्रमिक, है ना। मजदूर सब थोड़ा नेगेटिव हो गया आजकल, श्रमिक शब्द का यूज करना ज्यादा अच्छा है। तो हमने उनसे कहा कि आपने जो हमारे घर में ईंट रखी है, ये आपको ये ईंट जो है ऊपर पहुंचानी है। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो एक व्यक्ति ने सुबह से लेकर शाम तक 300 ईंट ऊपर पहुंचाई और एक ने पहुंचाई 150। तो हमें पता है कि ज्यादा वर्क किसने किया। जब वो ईंट ऊपर लेके जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो ईंट ऊपर लेके गए, तो किसी वस्तु को ऊपर लेके जाने में कार्य होता है mgh। तो भाई जो ज्यादा ईंट लेके गया उसने ज्यादा कार्य किया, ज्यादा वर्क किया है, हम उसे पूरा अप्रिशिएट करेंगे। भाई साहब ने 300 ईंट पहुंचाई और 150 ही पहुंचा पाया, तो पहला जो व्यक्ति है ए, उसने कार्य ज्यादा किया, क्लियर है। लेकिन अब हुआ क्या, अगले दिन हमने क्या किया, फिर से 2 व्यक्ति रखे। एक ने 200 ईंट ऊपर पहुंचाई 4 घंटे में और एक 20 मिनट में ही ईंट ऊपर पहुंचा गया। एक ने 20 मिनट में ही ऊपर पहुंचा गया। तो हम कहेंगे यार बड़ा पावरफुल आदमी है भाई साहब, अगले को 4 घंटे लग गए, ये 200 ईंट 20 मिनट में पहुंचा के अपना काम खत्म करके चला गया। क्योंकि हमने उनसे ये कहा था कि, हमने उनसे ये बोला था कि भाई आपको 200 ईंट पहुंचानी, जैसे आपका काम खत्म होगा तो हमारे से 500 रुपए लेके आप चले जाना। तो एक को बेचारा को 4 घंटे लगे, उसके बाद 500 रुपए लेके गया, एक 20 मिनट में चला गया। तो हम क्या कहेंगे, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। यानी कि पावर का मतलब वो होता है कि कोई व्यक्ति या कोई मशीन अगर कितना तेजी के साथ कार्य कर रही है, द रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर, तो कार्य कितना तेजी के साथ किया जा रहा है। तो आप जितना तेजी से कार्य करेंगे उसे बेटा मैकेनिकल पावर कहते हैं। तो आपने सुना नहीं होगा कई बार कि भाई हम हमारे कोई बंदा कहता है कि हमारे पास पहले एक मशीन थी, वो 1 घंटे में 20 डब्बे बनाती थी, अब एक हम नई मशीन लेके आए हैं जर्मन मशीन, वो 1 घंटे में 500 डब्बे बना देती है, बड़ी पावरफुल है। तो प्रत्येक सेकंड जित अगर आप बहुत तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य करने की दर ज्यादा है, तो आपकी शक्ति ज्यादा कहलाएगी। तो जो मशीन फटाफट काम करे वो ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए यहां से मैकेनिकल पावर की डेफिनेशन बनेगी द रेट ऑफ द रेट ऑफ वर्क डन द रेट ऑफ वर्क डन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द रेट ऑफ वर्क डन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल पावर। किसी वस्तु की कार्य करने की दर, किसी वस्तु की किसी वस्तु की कार्य करने की दर
उसकी शक्ति कहलाती है। किसी वस्तु की कार्य करने की दर उसकी शक्ति कहलाती है। द रेट ऑफ वर्क डन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो बेटा पावर को लिखते हैं हम पी से। तो पावर क्या है कि आपने कितना कार्य किया, और दर का मतलब मैंने आपको बता रखा टाइम से भाग करना, तो पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम। ठीक, तो बेटा जो वर्क है इसे अगर हम जूल में नापे हैं और टाइम को नापे हम सेकंड में, सेकंड के अंदर, तो पावर जो है इसकी ऐसा यूनिट बनती है वाट। वाट, और 1 वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। तो 1 वाट होता है जूल पर सेकंड के बराबर। यानी कि अगर कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल काम करे, अगर कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल काम करे तो उसकी पावर 1 वाट की कहलाएगी। और कोई मशीन 1 सेकंड में 1000 जूल काम कर दे तो उसकी पावर 1000 वाट कहलाएगी। ठीक है, तो वाट क्या है इसकी ऐसा यूनिट। अच्छा, अब मुझे फॉर्मूला देख के बताओ कि पावर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बताना है। अच्छा, एक हमें पता है कि हमारे घर में एक पावर के लिए हम यूज करते हैं हॉर्स पावर, मोटर होती है ना पावर की, तो एक हॉर्स पावर याद रखना 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर। ये करना कि पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, ये आपको बताना है। ये जो प्रिंस लिख रहा है वेक्टर, इसका वो गलत है, इसका पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। अरे भाई, मैंने आपको 20 बार बताया कि किसी फॉर्मूले में एक चीज ऊपर हो एक नीचे हो या दोनों मल्टीप्लाई में हो, उन्हें बड़े ध्यान से देखो। तो आपको मैंने बताया था कि वर्क जो है, कार्य जो है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वर्क कार्य स्केलर है। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट आएगा, तो हमने पढ़ा था कि वर्क स्केलर होगा और टाइम भी स्केलर है। अगर ये भी स्केलर और ये भी स्केलर, तो यानी कि क्या बनेगा, ये पावर जो है बेटा स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, द रेट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल पावर। किसी वस्तु की कार्य करने की दर उसकी यांत्रिक शक्ति कहलाती है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, अब बेटा जो पावर है वर्क अपॉन टाइम, आप सभी को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, नीचे टी लिखा हुआ है ना। मनोज बाकी सबका ठीक था ये बच्चा कह रहा है इसमें 2 प्रिंस है। हाँ 2 प्रिंस है इसमें, एक की आईडी में है बाद में 442, एक में है 523। जिसका अभी कमेंट आया है 442 का, उसका तो पहले इसका आ रखा ना, उसका गलत था। स्केलर वेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है बताया था। वेक्टर क्वांटिटी वो है जो जिनके पास डायरेक्शन हो, या ज्यादा बढ़िया है कि वेक्टर क्वांटिटी वो है
जो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करे। जैसे डिस्प्लेसमेंट को हमने जोड़ा था ना कि 6 इधर और 8 इधर, तो डिस्प्लेसमेंट आया था 10। तो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करें। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती हैं जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। मान लो कि मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने आज कार्य किया 20 जूल और कल किया 30 जूल, तो टोटल काम कितना किया 50, 20 और 30 सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी सिंपल एडिशन को फॉलो करती हैं, सिंपल अलजेब्रिक लॉ फॉलो करती हैं कि x में x जोड़ेंगे तो 2x आएगा, 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x आएगा। तो स्केलर जो क्वांटिटी है, जो अदिश राशियां हैं, उन्हें आप सिंपली जोड़ सकते हो जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ते हो, और सिंपली घटा सकते हो। इनके लिए जोड़ने के लिए आपको एक नया नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेटा हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, वेग। तो पावर क्या हो जाएगी, यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा इसका, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अगर आप यहां से पावर का ये वाला फॉर्मूला भी देखो तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, अगर दो सदिश राशियों के बीच में डॉट है तो मैंने बताया था वो स्केलर क्वांटिटी बनेगी। तो चाहे वर्क के इस वाले फॉर्मूले से देखो स्केलर स्केलर, तो ये स्केलर, चाहे इस वाले फॉर्मूले से देखो कि दो वेक्टर के बीच में डॉट है, तो भी हम क्या बोलेंगे कि भाई यही है, ठीक है। तो अब यहां से देखना, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेग। अब बेटा पेपर में कई बार ऐसा आ जाता है कि पावर का ये पूछ लेता है कि बल और वेग का जो गुणनफल है। अगर यहां से आप देखें हमारे पास में मैकेनिकल पावर का एक फॉर्मूला क्या बन रहा है, मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति क्या बन रहा है, बल गुणा वेग, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पेपर में जैसे मैंने आपको एक दिन एक फॉर्मूला बताया था कि फोर्स और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे, बल और समय की मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक क्वांटिटी आई थी इंपल्स, आवेग। तो आवेग क्या था, बल और समय का गुणनफल। ऐसे पेपर में आ जाए कि बल और वेग का गुणनफल क्या होगा, एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या बनेगा, मैकेनिकल पावर। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है वो कि बल गुणा समय क्या बनता है, आवेग बनता है, और बल गुणा वेग, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या बनता है, मैकेनिकल पावर, ठीक। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी क्या है, वाट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इन्हें आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह की बातें आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 करो, अंकिता, मनीष, मनोज, प्रिंस, दोनों प्रिंस। जो सही बता रहा आंसर वो भी, और जो गलत बता रहा वो भी, दोनों करो। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, मनोज, रवि, प्रजापति, रामपाल, विकास। उसका आंसर आ रहा है बी, फिर एक दो का सी भी आ रहा है। इसने कहा कि पर्सन डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट एंड अनदर पर्सन बी डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट, लेट द पावर डिलीवर्ड बाय ए एंड बी, पी एंड पी टू रेस्पेक्टिवली। देखो बेटा, ये जो 500 जूल काम कर रहा है 10 मिनट में, और ये कर रहा है 600 जूल 20 मिनट में, तो किसकी पावर ज्यादा है? तो बराबर टाइम में कंपेयर कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। भाई ये 10 मिनट में 500 जूल कर रहा है, ये 20 मिनट में कर रहा है 600। तो अगर ये बेटा 20 में 600 कर रहा है, तो हमारे पास में पर्सन ए है, इसने कितना काम किया, 500 जूल काम किया 10 मिनट में, 10 मिनट। और बी जो है ये 600 जूल कर रहा है 20 मिनट में, तो 10 मिनट में तो 300 ही करेगा ये, तो 300 जूल करेगा 10 मिनट में। तो अब देखो उतने ही समय में इसने 500 जूल काम किया और इसने 300 ही किया, तो जब पावर ए की ज्यादा है वो बी से, तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जिधर को मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है, तो P1 की जो पावर है वो ज्यादा होगी। ये प्रिंस का गलत है, अब पता नहीं कौन से वाले का गलत है।
एक का ठीक भी है। ठीक। गजाला। नितेश। समझ में आ गई बात ये। चलो एक और ट्राई करो, एक मौका आपको और मिल रहा है, ये करेंगे। हाँ, इसने कहा है एक आदमी 25 किलो वजन का बैग ए मैन करेंगे बैग ऑफ मास 25 kg, 25 किलोग्राम का बैग लेकर 25 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई चढ़ता है। उसके द्वारा बैग को दी गई शक्ति की गणना करें। ए मैन कैरिंग ए बैग ऑफ मास 25 kg क्लाइम्स अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 50 सेकंड, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय हिम टू द बैग। तो बेटा पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। तो जब कोई व्यक्ति किसी बैग को ऊपर लेके जाएगा तो कितना वर्क करेगा? किसी वस्तु को ऊपर लेके जाने में क्या क्या कार्य होता है? mgh। तो मास कितना है बैग का? 25 किलोग्राम। जी की वैल्यू 10 मान लो। एच कितना दे रखा है आपको? 10 मीटर। और कितने सेकंड है? 50। 25 दूनी 50, 2 पंजे 10, यानी पावर होगी 50 वाट की। तो कितनी पावर डिलीवर्ड करेगा? 50 वाट की। तो यानी आंसर क्या बनेगा हमारा? डी ऑप्शन। विजय का 50 वोट ठीक है, सतीश अंकिता निर्मल तो 50 है, तो यानी कि इसका आंसर है डी ऑप्शन। 50 वाट। ठीक है। तो जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, ये माइनस में मत बताओ बेटा। माइनस में क्यों आएगा? यहाँ पे कोई ग्रेविटी के द्वारा क्या क्या कार्य थोड़े ना निकालना आपको। कोई व्यक्ति एक बैग को पकड़ के ऊपर लेके जा रहा है, तो मैंने कहा था किसी सामान को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपके द्वारा क्या क्या कार्य तो पॉजिटिव होगा। किसी व्यक्ति के द्वारा क्या क्या कार्य पॉजिटिव होता है सामान को ऊपर लेके जाने में। जब कोई सामान ऊपर लेके जाओगे तो उस समय ग्रेविटी गुरुत्व कितना कार्य करेगा? वो होता है निगेटिव। तो व्यक्ति ने क्या किया? एक बैग को लेके जा रहा है, कितना ऊपर लेके जा रहा है? 10 मीटर ऊपर लेके जा रहा है, तो कितना पावर डिलीवर की? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो सामान ऊपर लेके जा रहा है तो वर्क का फॉर्मूला mgh लग जाएगा, नीचे टाइम लिखा है। एक ही करना। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं चाहूंगा सब बच्चे ट्राई करें। फिर यार नीतीश भाई क्वेश्चन के नंबर भी लिखा करो, खाली डी डी मत लिखो। हम्म। हम्म। अब बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं बी, उन सबका गलत है। अभी देखो मैं आपको एनर्जी की डेफिनेशन नहीं बताइए, कई बार हम जो चीज पढ़ रहे होते हैं ना उसमें खो जाते हैं। अभी आपको हमने जो लिखवाया, निहित सबके कमेंट दिख रहे हैं, संजू प्रिंस विकास सबके। इसने कहा कि द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता। बेटा मैंने ये नहीं लिखा इसमें
कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर देखो, कोई वस्तु कितना तेजी के साथ काम कर सकता है, उसकी पावर है। भाई मान लो कि मैं एक दीवार में एक ही सेकंड में 20 बार मुक्के मार दूं, यानी बहुत पावरफुल हूं मैं। एक बच्चा 3 बार ही मार पा रहा है। तो पावर होती है कि कार्य करने की दर, द रेट ऑफ वर्क डन। तो आप कितना तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो बेटा रेट आता है पावर में। लेकिन द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है कि आपने जल्दी किया कि देर में किया। आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा है। आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते होंगे आपके गली मोहल्ले में, जो सुबह को 4 बजे कोई आंटी उठ गई, अपने घर के गली के सामने भी झाड़ू मार रही हैं, पानी वानी डाल रही हैं, फिर सारे काम वाम कर देंगी, 8-9 बजे तक सारे काम निपटा देंगी। फिर उसके बाद बैठ के सिलाई बुनाई भी कर रही है, कुछ सिलाई भी कर दी, फिर घर के भी सारे काम कर लिए, फिर कुछ मार्केट में भी चली गई। तो पड़ोस वाली आंटी दूसरी क्या कहती हैं, जो 8 बजे सो के उठ रही है, पता नहीं क्या खाती है भाई, कितनी एनर्जी है इसमें, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगी रहती है। तो एनर्जी का मतलब यह कि आप कब कहते हो किसी व्यक्ति को भाई कितनी एनर्जी, थकता ही नहीं है, तो नहीं इतनी एनर्जी है कि बहुत ज्यादा काम करता है। तो कार्य आप कितना ज्यादा कर रहे हैं, आपकी काम कितना करने की कैपेसिटी कितनी है, वो हमारी एनर्जी कहलाती है। और आप कितना फटाफट काम कर सकते हैं, कितना तेजी के साथ कर सकते हैं, वो पावर है। तो पावर में आपको दर लिखा मिलेगा, रेट, और यहाँ पे आपको कैपेसिटी लिखा मिलेगा एनर्जी में। तो हमने क्या पढ़ रहे थे, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, वर्क, पावर, एनर्जी। अब हम अगला जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे हम एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन, द कैपेसिटी of a body to do work, the capacity of a body to do work is called its एनर्जी। यूपी में आया था ये, लोअर पीसीएस के मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे पावर ही लिख कर आ गए थे। तो पावर में होता है कार्य करने की दर, रेट, और यहाँ पे कैपेसिटी, कितना देर काम कर सकते हैं, तो एनर्जी है। द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इट्स पावर, इट्स कॉल्ड इट एनर्जी। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है, तो एनर्जी। अब बेटा आपको पता है, अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं, ऐसा ही मात्रक लिखूं इसका, तो आप एक चीज देखो भाई, एनर्जी है क्या कि आपने कितना ज्यादा काम किया। एक व्यक्ति ने काम किया 5000 जूल, एक ने किया 12000 जूल, तो 12000 जूल वाले की एनर्जी ज्यादा है। तो वो एनर्जी क्या है, कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, कार्य, और कार्य को हम नापते हैं जूल में। तो एनर्जी जूल कार्य तो है कि कितना ज्यादा काम कर रहे हैं आप, तो इसकी यूनिट भी क्या बनेगी, जूल बनेगी। सिंबल क्या होता है, जूल का कैपिटल जे। दूसरा, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होगी। अदिश राशि, ठीक। वजह की ध्यान रखना, एनर्जी कोई सी भी आए पेपर में, अभी हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी आए, है ना। केडब्ल्यू बेटा किलोवाट घंटा तो जो है ना, वो तो एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल में यहाँ पे एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। जो इंटरनेशनल सिस्टम में एनर्जी की यूनिट यूज होती है वो होती है जूल। किलोवाट घंटा तो उसकी कॉमर्शियल यूनिट है। जो हम बिजली का बिल का लेन देन करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं हम, किलोवाट घंटा। अगर आपको मैंने क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया है तो आपने वो पढ़ा होगा कि किलोवाट घंटा, या नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ाऊंगा। किलोवाट घंटा जो है वो एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है, वाणिज्यिक मात्रक। वाणिज्यिक यानी कि जब पैसों का लेन देन हो, तो घर में जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट घंटा के हिसाब से आता है, वो अलग चीज है। यहाँ पे एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, वो जूल है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, जो दोनों ऊर्जाओं का जोड़ होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल का। सारी एनर्जी कोई भी हो पेपर में, उसे हम नापते हैं जूल में, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर पेपर में स्पेशली लिखा जाए सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा, इसे स्टार बना लेना। जो पृष्ठ ऊर्जा है बेटा, इसकी अगर पेपर में यूनिट आ गई, ऐसा यूनिट, तो होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। अदरवाइज जब भी आपको एनर्जी दिखेगा
तो आपको जूल ही लिखना है। पृष्ठ ऊर्जा से समझो कि हम एकांक क्षेत्रफल की, यूनिट एरिया की एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो मीटर स्क्वायर शब्द आ जाता है वहां पे। तो अगर सरफेस एनर्जी आया तो जूल पर मीटर स्क्वायर है। अदरवाइज जब भी आपको एनर्जी दिखे तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। अब हमें कुछ ऊर्जाओं के बारे में क्लास में डिस्कशन करना है, तो वन बाई वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देखो बेटा, इसके नाम से पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे कैसे। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है उसकी गति, उसके मोशन की वजह से। तो अगर कोई भी वस्तु भाग रही है तो भाग रही वस्तु के पास एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी की वजह से वो कुछ वर्क कार्य कर सकती है। आपको सोचो, एक पत्थर लो, आप ऐसे अपने हाथ पे डालो, कुछ नहीं होगा। वही पत्थर जब आप ऐसे खींच के मारोगे अपने हाथ पे तो हाथ टूट भी सकता है, क्योंकि जो भाग रहा है ना पत्थर, तो उसके पास एक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी तोड़फोड़ मचा सकती है, वो कुछ वर्क कर सकती है, कार्य कर सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इसका बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर। ये एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की गति की वजह से। यानी अगर किसी वस्तु के पास गति है तो गतिज ऊर्जा होगी, गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो आपके घर में जो इस समय कोई भी मान लो जैसे एक रखा है कोई ट्रॉली बैग, तो रुका हुआ है तो उसकी गतिज ऊर्जा जीरो है। घर में मान लो कि किचन में आपके प्रेशर कुकर रखा हुआ है, तो रुका हुआ है तो गतिज ऊर्जा जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर वस्तु के पास स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है, नहीं तो नहीं है। तो एक बेटा हो गया फॉर्मूला ये। एक काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम। ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पी का मतलब है लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। देखो पेपर में जब कभी भी वो वस्तु की स्पीड का जिक्र करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे। नहीं, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम के का ही यूज करेंगे, क्योंकि हम कई बार ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, दोनों साथ साथ पढ़ रहे होते हैं। तो मैं उसके लिए भी ई यूज कर लूं, उसके लिए भी यू, तो फिर ठीक नहीं है। तो ई जनरली हम टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा के लिए यूज कर लेते हैं, पर गतिज ऊर्जा के लिए के का ही यूज करेंगे हम, है ना। पोटेंशियल के लिए, स्थितिज के लिए यू का यूज करेंगे। तो अगर बेटा पेपर में कभी कहे कि वस्तु की स्पीड v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। जो वस्तु के मोमेंटम संवेग की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी स्क्वायर अपॉन टू एम। हालांकि दोनों फॉर्मूले एक ही बात है। देखो कैसे, आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, बस इन्हें मोमेंटम की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और एनर्जी की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। तो मैं पी की वैल्यू पुट कर दूं एम वी, तो पी का स्क्वायर है तो एम वी का भी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लिखा है टू एम, तो ऊपर बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे टू एम लिखा ही है। तो अगर एक एम से हम एक एम काट दें तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा ये। तो एक ही तो चीज है ये, पर माहौल को समझना बहुत जरूरी है। देखो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अभी, उससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ये क्वेश्चन करना।
कुछ ऐसा हमारे पास में आ रहे हैं, विजय बादल प्रिंस नीतीश राणा के। इसने लिखा है द मोमेंटम ऑफ ए लाइट ऑब्जेक्ट एंड ए हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम। तो हल्के ऑब्जेक्ट और भारी का दोनों का मोमेंटम सेम है, तो कह रहा है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो भाई एक चीज बताओ, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है और कह रहा है कि हल्की और भारी दोनों के मोमेंटम सेम है। अगर मोमेंटम का जिक्र कर रहा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए आपको, p²/2m। अब यहाँ पे एक चीज देखना, वो कह रहा है कि दोनों के मोमेंटम सेम है, यानी कि पहले का जितना मोमेंटम है उतना ही दूसरे का मोमेंटम तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगी अब मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका ए ऑप्शन बनेगा। तो मनोज का एक बिल्कुल ठीक है, निर्मल का सही है, वेक्टर का सही है। भाई जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा, लेकिन जिस बच्चे ने काइनेटिक एनर्जी का केवल यही फॉर्मूला पढ़ा है ½ mv², वो कर देगा गलत। अब ऐसे बच्चों को क्या लगेगा कि भाई ये m और k तो एक ही लाइन में है, वो सोचेगा जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो सोचेगा भारी वाले की ज्यादा होगी। भाई भारी वाले की तब ज्यादा होती है ना अगर वो कहता है कि दोनों की स्पीड सेम है। भाई अगर जब आप ये कहते हो कि इसके बढ़ने से बढ़ेगा, इसके घटने से घटेगा, तो फॉर्मूले में बाकी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसने स्पीड कांस्टेंट थोड़े ना कहा, मोमेंटम कांस्टेंट का है। तो भाई अब यहाँ पे बताओ, अगर दोनों की स्पीड होती कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट। अगर दोनों की स्पीड सेम हो तो भारी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर दोनों की स्पीड सेम होती, पर उसने कहा कि दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का संवेग सेम है, तो अब तुरंत क्या करो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाने से पहले चेक कर लो कि वो जिक्र किसका कर रहा है। दोनों की स्पीड सेम कहता तो भारी वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लेकिन उसने क्या कहा हमारे से, उसने हमारे से बोला कि भाई जिसकी इस मोमेंटम दोनों का सेम है तो जो हल्का होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या बनेगी, ज्यादा। आगे बात समझ में। अच्छा दूसरी चीज, एनर्जी कहाँ लिख दिया मैंने, एनर्जी इधर चला गया। तो पहले एक बार इन्हें नीचे लिखते हैं, इक्वेंस ठीक करते हैं इनका। एक सेकंड रुको, वरना तो आपको ना पीडीएफ में दिक्कत आएगी। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं, अगर पेपर में आपसे कहे कि एक वस्तु का मास m है और उसकी स्पीड v थी, एक वस्तु का मास m है और उसकी स्पीड v है, तो भाई उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लो k1 है। वो कह रहा है कि अगर वस्तु का मास दुगुना कर दें और उसकी स्पीड भी दुगुनी कर दें, तो जो अब काइनेटिक एनर्जी होगी k2, वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी के कितने गुना होगी। अगर किसी वस्तु का मास और उसकी स्पीड दोनों दुगुनी कर दी जाए, मास भी दुगुना कर दें, स्पीड भी दुगुनी कर दें, तो आपको ये बताना है कि इसकी अब काइनेटिक एनर्जी पहले वाली से कितने गुना हो जाएगी। हम्म प्रजापति बादल का गलत है, सुजीता का भी गलत है, मनोज का ठीक है। बेटा देखो, कह रहा है कि स्पीड दुगनी और मास भी दुगुना, तो गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी।
तो अगर वो स्पीड का जिक्र कर रहा है मास का, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो आप, ये हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या बदलना है, मास करना है दुगना, स्पीड दुगनी करनी है। बेटा ये हाफ जो है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है, इसे नहीं छेड़ना। आप देखो गलती क्या कर रहे हो, 4 गुना बता रहे हो, उन सबका क्यों गलत है भाई। मास दुगना कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया आपने, स्पीड दुगनी, तो स्पीड दुगनी वी पे स्क्वायर पे 2 दूनी 4, तो काइनेटिक एनर्जी पहले से 8 गुना होगी। आप लोग इस हाफ से इस 8 को काट दे रहे हो भाई। जब आप ये कह रहे हो कि मास दुगना स्पीड दुगनी, तो मास और स्पीड में चेंज हुआ है, जो भी फॉर्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है उन्हें नहीं हम छेड़ते हो, कांस्टेंट होती है वो। अगर ये फॉर्मूले में यहाँ पे पाई होता, तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, आप 22/7 थोड़े ना कर रहे होते, साथ में गुणा उसकी। तो अगर मास दुगना स्पीड दुगनी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है पहले से 8 गुना हो जाएगी। अगर आप इस चीज को प्रूफ करना चाहो ना डिफरेंट तरीके से, ऐसे करो, देखो जब इसका मास m था, स्पीड v थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब मास कर दिया दुगुना, स्पीड कर दी दुगनी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम। एम की वैल्यू कितनी है, 2m। वी स्क्वायर, तो वी कितना है, 2v। अब यहां देखना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और दूनी 8, 8 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी जो हाफ एम वी स्क्वायर है, ये तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी है, तो K2 जो हो गया वो 8 गुना हो गया। अगर आप इस 8 को 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहां मान लो कि 4 आगे, चलो ठीक है, आपने काट दिया 4, लेकिन बेटा अब अंदर कितना बचेगा, एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर के जगह आप K1 थोड़ा लिखोगे, एम वी स्क्वायर के जगह तो आपको 2K1 लिखना पड़ेगा। तो फिर 4 में 2K1 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 8 ही नहीं बन जाएगा क्या। तो एक्चुअल में आप ऐसा ध्यान रखा करो कि जब कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसके दुगुने होने से, इसके आधे होने से, इसके 3 गुना होने पर क्या फर्क पड़ेगा, तो किसके ऊपर फर्क पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा के बारे में। जिसके भी ऊपर फर्क पूछे उसका फॉर्मूला लिख लो साइड में। अब जिस जिस चीजों में चेंज किया है केवल उसमें चेंज करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट उन्हें छेड़ते नहीं है। मास दुगना तो यहाँ 2 लिख दिया, स्पीड दुगनी 2 का स्क्वायर 4, 8 हो गया। इनमें कोई चीज नीचे लिखी होती है फॉर्मूले में, तो वहां पे चेंज करते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पहले से 8 गुना होगी। चलो एक क्वेश्चन और करो, इसमें थोड़ा पता चलेगा कि आपको कर पाओगे कि नहीं। अगर वो कह दे कि एक वस्तु का मास पहले से हम आधा कर दें और स्पीड कर दें 4 गुना, तो मास आधा कर दिया, स्पीड 4 गुना कर दी, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पहले से कितने गुना होगी, सब करो ट्राई है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन है ना, दुगुना मास दुगनी स्पीड वाला, एक पेपर में आ चुका है ये, और वहां पे वही 70% 80% बच्चे 4 गुना पर ही टिक लगा के आते हैं। आंसर है 8। प्रेम संकेता, अरविंद प्रजापति, सब करो ट्राई है। हम्म, नहीं तो मनीषा प्रजापति, रामपाल गजाला कुछ आंसर दे रहे हैं। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कितनी गुना होगी, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख लो पहले, हाफ एम वी स्क्वायर। और आप यहाँ देखेंगे बड़े ध्यान से, बेटा हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो फिक्स है, तो मास कितना गुना किया उसने, आधा, तो हाफ लिख लो। स्पीड कितनी कर रहा है, 4 गुना, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा, 8 गुना। तो इस बार भी जिस बच्चे का 8 गुना आया उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। गजाला, प्रिंस, निर्मल, अंकिता, सुजाता, रामपाल, लाइन से सबका 8 8 गुना दिख रहा है मुझे, रविंद्र वगैरह का, बहुत बढ़िया।
तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या पता चला, एक तो ये बात पता चली काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें कि ये होता है ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की गति की वजह से, उसके भागने दौड़ने की वजह से जो एनर्जी अपने अंदर अर्जित करती है, एकत्र करती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, यही संवेग की फॉर्म में पी स्क्वायर अपॉन 2m है। यहां से हमने क्या देखा एग्जाम्पल, अगर वस्तु का जो मास है वो डबल कर दें और स्पीड भी उसकी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पहले से 8 गुना हो जाएगी। हमने यहाँ पे चेक करके दिखा भी दिया। फिर हमने बताया आपको कि दोनों फॉर्मूले एक ही बात है, अगर इसी फॉर्मूले में आप पी की वैल्यू जो मोमेंटम की वैल्यू है एम वी पुट कर देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, बस इनका लिखने का दोनों के तरीके अलग अलग हैं। ठीक, एक बच्चा कह रहा है क्लास रुक गई है, अरे यहाँ तो सही चल रही है क्लास। ठीक, और ऐसे हमने कहा कि मास हाफ और स्पीड 4 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले से 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, बाकी भी रुकी है भाई क्लास की, एक ही बच्चे की रुकी है ये बताना। एक बच्चा कह रहा है कि क्लास रुक गई है, प्रजापति। ये थोड़ा सीरियस बच्चा है, डेली आता है क्लास में, इसलिए इसकी बात को हम सीरियसली सुनेंगे। हम्म, किसी कमेंट नहीं आ रहा भाई, सबकी क्लास रुक गई है क्या? हमारे यहाँ तो ठीक चल रहा था। ऑल ओके है, अच्छा ठीक है, चल रही है। ये बच्चा कह रहा बफरिंग मेरे ना मेरी स्टॉप हो गई। अच्छा कोई नहीं, चलो अब कल की क्लास में मिल लेंगे। इसमें हम ये चैप्टर हम वर्क पावर एनर्जी का समाप्त कर देंगे और इसे समाप्त करने के बाद हम नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो अपना मजबूत होकर आना। और ये जो चल रहे हैं ना अभी टॉपिक, ये अगर कोई बच्चा हेड ऑपरेटर का है इस बैच में तो हेड ऑपरेटर वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि हेड ऑपरेटर के पेपर में केवल मैकेनिक्स वाला ही पार्ट है। तो जो जो बच्चे हेड ऑपरेटर के हैं इस क्लास में वो जरूर अच्छे से पढ़ लेना इन्हें। और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में तो और बाकी चीजें भी हैं। ठीक, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।